नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीमा पांडे, एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट आज फिर आपके बीच में हूँ एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, हमें आज से 1 महीने पहले ये उम्मीद नहीं थी कि कोविड का ये जो पैंडेमिक है वो हमारे स्टेट स्पेशली यूपी और रूरल एरिया को इस तरह से इतनी बुरी तरह से प्रभावित करेगा। आज की तारीख में हमें यही नहीं पता है कि कौन पॉजिटिव नहीं है। जब हम किसी को भी देख रहे हैं जिसको सर्दी जुकाम है, बुखार है, 2 से 3 दिन में अगर वो नहीं ठीक हो रहा है और उसके बाद जब हम उनको टेस्ट करा रहे हैं तो वो सब पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हॉस्पिटल्स में बेड की कमी हो रही है, स्टाफ सारा पॉजिटिव हो जा रहा है, उनके पास जगह नहीं है रखने के लिए। ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज आप सुन रहे हैं, पेपर्स में रोज़ पढ़ रहे हैं, ये सब देख करके मेरे दिमाग में आया कि आज हम लोगों को इस बारे में बात करनी चाहिए। इसके साथ साथ भारत सरकार ने जो हमारी टीकाकरण या वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू की है, उसमें प्रेग्नेंट महिलाओं और जो महिलाएं बच्चों को दूध पिला रही हैं उनकी भागीदारी कैसी होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आज हमको डिस्कस करने हैं। तो मैंने सोचा कि आपके मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ होंगी, अगर हम लोग उस पर आज खुल के बात करें। अगर मैं कोई पॉइंट छोड़ देती हूँ, भूल जाती हूँ, तो आप इस न्यूज़ चैट में, इस फीड लाइन में मेरे को वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आज बंद करने से पहले ये सोचूंगी कि देखूंगी कि इसमें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर देना है तो वो मैं ज़रूर दूंगी। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे अपना ख्याल रखने की बात कर रहे हैं। आप लोग के इसी प्यार और इसी रिस्पेक्ट की वजह से हम डॉक्टर्स आज फ्रंट लाइन वर्कर बन करके सबकी सेवा में लगे हुए हैं और शायद यही हमारी ऊर्जा का राज है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन हमारे देश में 2 तरह के टीके हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया ने बनाया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका जो वर्ल्ड वाइड है उसकी रिसर्च प्रोडक्ट है जिसका प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में। और ये कोविशील्ड वैक्सीन जो है ये वेक्टर बेस्ड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। इसमें रियल वायरस आपकी बॉडी में नहीं जाता है, ये एक एडिनो वायरस जो कि दिखता है बिल्कुल उसी वायरस की तरह सार्स कोविड की तरह, लेकिन ये दूसरा वायरस है और इसके ऊपर एक कोटिंग कर दी गई है सार्स कोविड-19 वायरस की, जिससे कि आपकी बॉडी उसको उस तरह से पहचाने और उसके लिए एंटीबॉडीज़ बना के उससे लड़ने की क्षमता आपके शरीर में दे। इसके ऑपोजिट जो कोवैक्सीन है, उस कोवैक्सीन में रियल कोविड वायरस को लिया गया है, डेड उसको पहले मारा गया है। और जैसे कि आपको बहुत सारे डीपीटी वगैरह बच्चों को वैक्सीनेशन लगते हैं, तो वो किल्ड कोविड वायरस ही है जो वैक्सीनेशन के तौर पे इनोकुलेट होकर के आपकी बॉडी में जाता है। वैक्सीनेशन का पर्पज़ ये होता है कि आपकी बॉडी, आपके शरीर में जो भी चीज़ वो पहचानती नहीं है, अगर वो पहली बार आपके शरीर में जाती है तो उसको एक फॉरेन बॉडी समझ करके उसको तुरंत रिजेक्ट करती है अपने लेवल पे, उसके लिए अपना डिफेंस सिस्टम बनाती है और उस डिफेंस सिस्टम का नतीजा होता है कि आपके बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स बहुत तेज़ी से निकलते हैं और वो आपके लिए भी हार्मफुल होते हैं, आपको फीवर देते हैं, आपको तरह तरह की बीमारियां देते हैं। तो ये दोनों वैक्सीन्स हैं, ये दोनों वैक्सीन्स ही अपनी जगह पे बहुत अच्छी हैं और इनको जिसको जब मौका मिले इससे अपने को वैक्सीनेट करना चाहिए। सेकेंड वेव ने ये बता दिया कि कोविड कोई भ्रम नहीं है। ये मेरे आसपास बहुत सारे लोगों को मैं सुनती थी कि वो कहते थे ये गवर्नमेंट का प्रोपोगेंडा है और WHO लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है कि ऐसी वैक्सीन्स बन रही हैं। नहीं दोस्तों, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोविड की महामारी एक पैंडेमिक के तौर पे तब तक नहीं ख़त्म होगी जब तक हमारी सोसाइटी में एक ग्रुप या हर्ड इम्यूनिटी नहीं क्रिएट होगी। और वो हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने का नेचुरल तरीका है ये जो हमारी वेव्स आ रही हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। और दूसरा तरीका है वैक्सीनेशन। हम जितने ज़्यादा वैक्सीनेट होते जाएंगे, इससे लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी में आती जाएगी, उतना ज़्यादा हमारी सोसाइटी में इसके अगेंस्ट
हर्ड इम्यूनिटी जनरेट होगी। अगर 70% पॉपुलेशन हमारी वैक्सीनेटेड है तो हम काफ़ी कुछ इस बीमारी से राहत पा सकते हैं, इस पैंडमिक से बाहर आ सकते हैं। तो हम सबका ये दायित्व बनता है भारतीय नागरिक या वर्ल्ड के सिटीज़न के तौर पे कि हमको अपनी ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए और जब मौका मिले हमको वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए। वो आप कोविशील्ड लें, कोवैक्सीन लें, वो आपके एरिया में गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है कि वो आपको क्या दे रही है, क्या लगा रही है। उसके अलावा रशियन वैक्सीन स्पुतनिक बहुत जल्दी 3 या 5 हमारे देश में डॉक्टर रेड्डीज़ लैब द्वारा बनने वाली है। और चौथी वैक्सीन, जितनी सारी बाहर की वैक्सीन्स हैं उसके लिए भी इंडियन मार्केट खोला जा रहा है। तो आज से 1 महीने के अंदर में हमारे पास बहुत तरह की वैक्सीन्स होंगी और आज तक इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड की यूनिवर्सल हर बॉडी ने इसको एक वॉलंटरी या आपकी अपनी मर्ज़ी से करने वाला प्रोसीजर बोला है कि ये आपको डिसाइड करना है कि आपको वैक्सीन लेना है कि नहीं लेना है। शुरू में जब कोविशील्ड आई थी, कोवैक्सीन, आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे साइंटिस्ट ने ये सारी वैक्सीन्स महामारी के उस पीक पे इतनी जल्दी तैयार की जिस वक्त बहुत ग्रिम सिनेरियो था, हर तरफ लोग मर रहे थे, लोगों को बीमारी कैसे ठीक की जाए इसके बारे में पता नहीं था, तो बहुत सारे ट्रायल्स नहीं हो पाए। नॉर्मली किसी भी दवाई को मार्केट में या वैक्सीन को लाने से पहले 3 to 5 ईयर्स तक फेज़ 1, 2, 3, 4 ट्रायल्स होते हैं। फिर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग महिलाओं पे अलग से ट्रायल होता है और ये सब करने के बाद वहाँ की जो ऑफिशियल अथॉरिटी होती है, बॉडी होती है, वो उसको अप्रूव करती है लोगों को देने के लिए। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि हमारे पास वो करने का टाइम नहीं है। अगर माना जाए तो एक तरह से जो फ्रंट लाइन वर्कर्स को फर्स्ट फेज़ में जो वैक्सीनेशन हुआ उसको देख करके एक तरह की वो स्टडी तैयार हो गई कि उससे ये पता चल गया कि ये वैक्सीन एकदम सुरक्षित है और इसको लिया जा सकता है। इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है एक्सेप्ट आपको थोड़ा सा फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, आपको थोड़ा फीवर हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, छींक आ सकती है, खांसी आ सकती है। ये इंजेक्शंस जो वैक्सीन्स के हैं ये आपके डेल्टॉइड मसल पे यहाँ पे लेफ़्ट हैंड में लगाए जा रहे हैं। उस जगह पे जहाँ पे इंजेक्शन लग रहा है वहाँ पे थोड़ी सी सोरनेस हो सकती है, लेकिन उसके अलावा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट किसी के अंदर नोटिस नहीं किया गया। फिर बात आती है इस वैक्सीन की एफिकेसी की। लोग कहते हैं जी हम तो 1.5 साल 2 साल बच गए, 1.5 साल इस पैंडमिक में अभी तक हमको कोविड नहीं हुआ, तो हम अपनी बॉडी में ये वैक्सीन क्यों लगवा लें, हम तो ऐसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। लेकिन किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा आएगा कि आपको ये बीमारी होने का खतरा रहेगा अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं होंगे। ये दोनों वैक्सीन्स की जो कवरेज क्षमता है, ये जो वायरस है ये बिल्कुल इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह है। ये रोज़ अपना स्ट्रेन या अपनी जाति चेंज करता रहता है, अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। तो ये हर इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ यही है जिसको आप वायरल फीवर कहते हैं। अदरवाइज़ हम एक टीका लगा लेते हैं और ज़िंदगी भर सारे वायरल फीवर के लिए हम सेफ़ हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये वायरस बहुत स्मार्ट है और रोज़ अपना स्ट्रेन चेंज करता रहता है। इसलिए इन इंजेक्शंस को लगाने पे एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको सेफ्टी मिलती है और एक लिमिटेड परसेंटेज की सेफ्टी मिलती है। कोविशील्ड के साथ उसकी जो क्षमता है कवर करने की इस बीमारी को वो 70% है, कोवैक्सीन की 80% है और जो स्पुतनिक वैक्सीन अभी रशियन जो डॉक्टर रेड्डी बनाने जा रहा है, जो मार्केट में भी आने वाला है, उसको वो भी एक वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है, लेकिन उसमें उस कोविड वायरस के 2 तरह के चीज़ों की रिसेप्टर्स की कोटिंग की गई है उसके ऊपर, तो उसका सेफ्टी मार्जिन 91% से ऊपर जाता है। तो ये अधिकतर सबकी सेफ्टी मार्जिन है, इन कवरेज पावर है। इनकी अधिकतर इन तीनों वैक्सीन्स की 2 डोज़ की ज़रूरत होती है और 2 डोज़ के बीच में 4 से 6 या 4 से 8 हफ्ते का गैप रख करके ये वैक्सीन लगाई जाती है। तो ये तो हो गया वैक्सीन के बारे में। अब अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगाने से पहली डोज लगाने के बाद उसको पॉजिटिव हो जाता है कोविड, तो भी उसको ये इंश्योर करना होगा कि वो अपनी सेकेंड डोज टाइम पे ले ले। दूसरा बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट ब्लड क्लॉटिंग वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं।
उसके बारे में ये आपको समझना होगा कि इंसान द्वारा बनाई हर चीज़ क्या कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। हालांकि जो यहाँ तक कि जो भोजन हम खाते हैं कभी कभी उससे हमको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। उसी तरह जो ये टीके हैं, ये दवाएं हैं, इनके भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन फ़ायदा और नुकसान का एक रेशियो देखा जाता है। तो वो जो ब्लड क्लॉटिंग की बात कर रहे हैं वो 1 लाख में किसी एक व्यक्ति को कोविशील्ड से रिपोर्टेड है। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद से आपको इन्फेक्शन हो जाता है, ये भी हर टीके के साथ रिपोर्टेड है। पोलियो वैक्सीन से पोलियो हो जाता है, डीपीटी वैक्सीन से डीपीटी हो जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि ये सब कुछ हो सकता है अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी सीवियरिटी कम हो जाती है। और अगर आपने वैक्सीन, लोग कह रहे हैं वैक्सीन लगाने के बाद भी तो हो जाता है भाई, तो वैक्सीन लगाने के बाद हमने देखा कि जितने फ्रंटलाइन वर्कर्स स्पेशली डॉक्टर्स हैं, पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज, पूरा का पूरा नर्सिंग होम, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के 40-50 डॉक्टर स्टाफ सब पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन उनकी जो मोर्टेलिटी रेट थी, जो उनकी सीवियरिटी रेट थी, वो पिछले साल से कम हुई है। हालांकि कंटेजियसनेस में, इसके स्प्रेड में कहीं कोई कमी नहीं आई है, वो लीप्स एंड बाउंड्स में बढ़ा हुआ है। तो इसलिए अगर आप वैक्सीन लगाए हुए हैं, आप वैक्सीनेटेड हैं, आपको कोविड हो जाता है, तो आपकी डिज़ीज़ की जो सीवियरिटी होगी कम होगी, ये मैं इतना कह सकती हूँ। ये तो जनरल सबके लिए ये सारी बातें हुई वैक्सीन लगाने के बारे में। वैक्सीन जब शुरू में आई थी कोविशील्ड जनवरी में और कोवैक्सीन, तो कहा जा रहा था कि प्रेग्नेंट महिलाओं को, जो महिलाएं बच्चों को दूध पिला रही हैं और जिन बच्चों की उम्र 18 साल से नीचे है, उनको ये वैक्सीन नहीं लगाना है। लेकिन आज जनवरी से लेकर के अप्रैल तक हमने कई फेज़ वैक्सीन के लगा लिए और वर्ल्ड वाइड कई कंट्रीज़ में वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट 70% 80% पहुँचने को है। इजराइल ने तो ऑलमोस्ट 100% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है और वहाँ देखा गया कि ये वैक्सीन काफ़ी सुरक्षित हैं 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए भी और प्रेग्नेंट महिलाओं, लैक्टेशनल महिलाओं, सबके लिए भी। तो अभी हमारे देश में ये वैक्सीन 18 साल के ऊपर वालों के लिए 1 मई से एक जनरल मुहिम के तौर पे शुरू की जा रही है। तो जिसको जब मौका मिले इस वैक्सीन को लगाया जाए। अब हमारा मेन पॉइंट आती हैं हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं। दोस्तों, पूरी दुनिया में ये वायरस आपको समझना होगा कि नया है। इस वायरस से प्रेग्नेंट महिला और उसके होने वाले बच्चे पे क्या असर हो रहा है, या वो अगर प्रेग्नेंट होती है कोविड होने के बाद तो उस पर क्या असर होगा, ये सब जानने में कई साल लग जाएंगे। अभी जो हमारे पास मेन इमीडिएट कंसर्न है वो हमें अपने प्रेग्नेंट महिला की रक्षा करना है, उसके पेट में जो बच्चा है उसको की रक्षा करना है। तो यहाँ पे मैं 2 चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो हमारे इंडियन ICMR की जो रिसर्च है उससे ये पता चला है कि जो हमारे इंडियन महिलाएं हैं उनमें प्रेग्नेंट महिलाओं में भी इस बीमारी के होने की संभावना उतनी है जितनी जनरल पॉपुलेशन में है। हालांकि प्रेगनेंसी अपने आप में एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट का मतलब होता है कि बॉडी उस बच्चे को, उस माँ की बॉडी बच्चे को अपने अंदर स्वीकार करने के लिए अपने इम्यूनिटी और अपने डिफेंस सिस्टम को काफ़ी लो कर देती है, जिससे वो बच्चा अच्छी तरह से ग्रो करे। उसके साथ साथ उसको अच्छे से खाना पानी देने के लिए उसकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स, कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन और बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स बड़े होते हैं और ये दोनों मिलकर के इस महिला को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ बनाता है। लेकिन उसके बावजूद ये नेचर का करिश्मा कहेंगे कि प्रेग्नेंट महिलाओं में इस वायरस के होने के चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन की तरह ही दिखाई पड़ रहे हैं और उनके कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी वैसे ही दिखाई पड़ रही हैं, उससे कुछ भी ज़्यादा नहीं है। अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को कोविड होता है, उससे उसको निमोनिया हो जाता है, तो वो बिल्कुल आराम से ठीक होकर के बाहर आ जाती है। सीवियरिटी की दर लेस देन 1% है। इस एक्सेप्ट वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं और हार्ट डिजीज़ द्वारा ग्रसित हैं, उनके में इस बीमारी की सीवियरिटी ज़्यादा होती है। लेकिन
प्रेगनेंसी इन जनरल आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ बनाती है, आपको किसी भी बीमारी के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जब ये वायरस आपके चारों तरफ इस तरह से फैला हुआ है कि कोई बच ही नहीं रहा है, तो ऐसे में अगर प्रेग्नेंट महिला को हम वैक्सीनेट कर दें तो वो उसके लिए ज़्यादा सुरक्षित होगा। ऐसा देश विदेश की बहुत सारी इंटरनेशनल साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स के फोरम का मानना है। तो अमेरिका में अभी इसके बारे में बहुत प्रेग्नेंट महिलाओं पे कोई स्टडी करना आसान नहीं है, उसमें 2 जिंदगियां होती हैं और कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करना उसके लिए मानवीय नहीं मानते हैं, एथिकल नहीं मानते हैं, तो इसलिए हम उन पे ये करते नहीं हैं। लेकिन अमेरिका में एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें मोर देन 10,000 19,000 प्रेग्नेंट महिलाओं को ये वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने किसी भी तरह से ये वैक्सीन लिया और ये देखा गया कि जब वो उन्होंने डिलीवर किया तो उन पे उनके बच्चे और माँ पे इसका कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं हुआ, और वो भी उसी तरह से उस वैक्सीन को लगाने के बाद वही माइनर साइड इफ़ेक्ट्स, फ्लू लाइक सिम्टम्स और बुखार, खांसी, जुकाम और जहाँ पे इंजेक्शन लगा वहाँ दर्द था। इसके अलावा उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। दूसरी चीज़ ये देखा गया कि ये वायरस प्लेसेंटा के थ्रू माँ से बच्चे में ट्रांसमिट हो रहा है। इसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं कि जब माँ की ब्लड में कोई वायरस हो और वो उसके ब्लड के नाल और प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में जाता हो तो उसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। बहुत सारी वायरल इलनेसेस में वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, तो जिन बीमारियों का वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है उसमें वायरस का लोड हमको जितना कम करेंगे उतना प्रेग्नेंट महिला के लिए अच्छा होगा। तो इस तरह से भी देखा जाए तो अगर हम वैक्सीनेशन अपनी प्रेग्नेंट महिलाओं का करते हैं तो वो अच्छा होगा। सेम चीज़ अप्लाई होती है लैक्टेटिंग या जो महिलाएं अभी नया उनको बच्चा हुआ है, वो बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वैक्सीनेशन में जब भी उनका टर्न आता है उनको जाके अपने को वैक्सीनेट कराना चाहिए। मैं 1-2 कॉशन यहाँ पे बता सकती हूँ कि फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर आप टोटली सेक्लूडेड हैं, आपसे किसी तरह का किसी स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, आपको किसी तरह की कोमॉर्बिडिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ वगैरह नहीं है, तो आप फर्स्ट 3 मंथ्स में अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर लेना ज़रूरी पड़ जाए तो वैक्सीन ले लीजिए, ले सकते हैं, लेने के से नुकसान कम, फ़ायदे ज़्यादा है। इसी तरह से अगर आप डरते हैं कि आप अपने बॉडी में डेड वायरस इनॉक्यूलेट नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे में कोविशील्ड आपके पास ऑप्शन है जिसमें वायरस आपकी बॉडी में जा ही नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो करके आप अपने आप को वैक्सीनेट करके स्वयं को और अपने बच्चे दोनों की सुरक्षा करेंगे। तो ये तो हो गया वैक्सीनेशन पार्ट, जो कि बहुत बड़ी मुहिम पूरी दुनिया में और हमारे देश में स्पेशली चल रही है और हमें इसका एक पार्ट होना चाहिए, इसमें हमें अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वैक्सीनेशन के बारे में बात की। वैक्सीनेशन से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो आप चैट लाइन में डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर दे सकती हूँ। अब बात आती है कि इस वक्त ये सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से कई गुना ज़्यादा हैवी तरीके पे फैली हुई है, हर आदमी को हो रहा है ये। तो ऐसे में जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको अपना स्पेशल अटेंशन, स्पेशल ध्यान कैसे रखना चाहिए, तो उसमें कुछ भी नया नहीं है। जो बेसिक प्रिंसिपल हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, WHO, ICMR इनके, उनको हमें उसी तरह से फॉलो करना है जैसे मुझे और आपको करना है, वैसे ही किसी प्रेग्नेंट महिला को भी करना है। उनको स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि आजकल शादियों का सीज़न है, सबके घर में शादियां हो रही हैं, तो प्रेग्नेंट महिलाएं कोशिश करें कि उन शादी के समारोहों में कम से कम सम्मिलित हो, भीड़ में जा कर के ना बैठें। जब कभी मजबूरी में उनको बाहर जाना पड़े तो अच्छे से मास्क लगा करके और दूर 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी को ज़रूर फॉलो करें और दूर बैठें, अपने आप को उस क्राउड से दूर रखें जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको टीका नहीं लगा है, जिनको सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उनको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने खान पान, अपने रेस्ट, अपने एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनके खाने में हरी साग सब्जियाँ और
फल की मात्रा बढ़ानी है। उनको प्रेगनेंसी के 5वें महीने से लेकर के लास्ट तक उनको 300 से 550 कैलोरी जो एक्स्ट्रा खानी होती है, ध्यान रखना है कि वो सारी कैलोरीज अच्छी चीज़ों से आए, फ्रूट से आए, मिल्क से आए, दही से आए, ड्राई फ्रूट से आए, चावल रोटी की अपेक्षा इन चीज़ों से अपना कैलोरी इनटेक को बढ़ाती हैं, तो वो उनकी बॉडी को एक अच्छी तरह की स्ट्रेंथ देगा, उनकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले आएगा। जिंक और विटामिन सी और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है ये हमको, और विटामिन डी, ये सारी चीज़ें हमको कोविड से लड़ने में मदद कर रहा है, हमारी बॉडी को की इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करके। तो प्रेग्नेंट महिलाओं को भी ये सारे जो भी उनके डॉक्टर ने दी हैं चीज़ें सप्लीमेंटेशन, इसको रेगुलरली लेते रहना चाहिए। हरी साग सब्जी फल की मात्रा अपने खाने में बढ़ाना चाहिए। रोज़ 3 लीटर से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, और दिन में कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज के तौर पे आप वॉक करें, कुछ योगा करें, कुछ स्ट्रेचिंग करें। ये ध्यान रखें कि उससे आपको किसी तरह का स्ट्रेस नहीं पड़ना चाहिए, आपके पेट में दर्द ना हो जाए, इतना ना एक्सरसाइज कर दें। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए आप तीसरे महीने से इतनी मेहनत ना कर दें कि पता चले कि बच्चा छठे या 7वें महीने में ही पैदा हो गया है। और कोविड रिलेटेड जितना न्यूज़ है उससे जितना दूर रहें प्लीज़। कोई आके बता रहा है फला को ये हो गया, वो यहाँ भर्ती है, किसको ऐसा हो गया, किसको ऐसा हो गया, इस तरह की न्यूज़ से बचें। आजकल ये व्हाट्सएप का जो ज़माना है, इसमें फेक न्यूज़, फेक दवाएं, फेक ये बहुत आती हैं, उनको फॉलो ना करें। कोई भी चीज़ करने से पहले आपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रेस्ट आपको दिन में कोशिश करें किसी तरह से 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम मिले आपको नैप लेने का, रेस्ट करने का, और रात में 8 घंटे की स्लीप आपको ज़रूर लेना है। मेंटल रिलैक्सेशन के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, वो सारी चीज़ें आजकल बहुत सारी यूट्यूब गूगल पे उपलब्ध हैं, उन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं जो प्रेग्नेंट महिलाओं को गाइड करते हैं कि दिन भर उनको किस तरह से अपनी दिनचर्या आधारित करना है। इस सीज़न में जब डॉक्टर के पास जाना बहुत मुश्किल हो गया है कि डॉक्टर के पास जाने में ख़तरा ज़्यादा है, तो डॉक्टर के पास छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना जाए। अगर आपके कमर में दर्द है, आपका 5वां 6ठा महीना चल रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसका जो कर्वेचर है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि आपका पेट आगे की तरफ निकल रहा है। तो उसके लिए आप पीछे कुछ कुशन और तकिया लगा के बैठें, बैक सपोर्ट लेके, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बैक की कर लें, कोई लोकल मलहम हो दर्द का उसको लगा लें। अगर उससे आराम नहीं होता है या बैक एक के साथ आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको रात में 5-6 बार उठ के यूरिन जाना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप अपने डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन के द्वारा, टेलीफोन पे, व्हाट्सएप पे, जैसे भी आपका डॉक्टर उपलब्ध है उससे दवाएं लिखवा करके पहले उसको खा के अपने को ठीक करने की कोशिश करें। अगर आप ठीक नहीं महसूस करते हैं तो उसके बाद आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको जो मैं कह रही हूँ मिनिमम विज़िट रखें डॉक्टर्स के पास। 3 मंथ्स पे एक एंटी स्कैन के लिए जो विज़िट होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, फिर 5 महीने पे एनोमली स्कैन या टीफा के लिए, फिर 28 उसके बाद 36 हफ्ते पे आपका बच्चा कैसा है ये जानने के लिए आपको ये जो विज़िट्स करनी पड़ती हैं उतने ही तक मिनिमल रखें। और याद रखें, मैं जैसा बार बार कहती हूँ, मेरी और आपकी माताओं ने इतने अल्ट्रासाउंड नहीं कराए थे। जब तक आपको ये सब कुछ पता चलता है कि आपका बच्चा, अगर आपका एंटी स्कैन हुआ है तो टीफा 1 हफ्ते लेट हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप 1 हफ्ते कैल्शियम आयरन की गोली नहीं खाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं और वहाँ पे जा कर के आपको बीमारी हो जाती है तो वो बीमारी आपके लिए ज़्यादा खतरा पैदा करेगी। आप अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से फ़ोन पे बात करें, कोई हॉबी डेवलप करें जिससे आपका दिमाग उससे भागता रहे इधर उधर। आप हर वक्त कोविड के बारे में या आपके बच्चे को क्या होगा, आपको क्या होगा, आपका बच्चा कैसे पैदा होगा, इसके बारे में ना सोचते रहें। जितने रिसर्च इस 1.5 साल में आए हैं उससे ये पता चला है कि
कोविड की वजह से आपके बच्चों को कभी कभी प्री टर्म लेबर और प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। उसके अलावा स्ट्रेस जो आप ले रहे हैं उससे आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन रेट्स कोविड नहीं बढ़ाता है। तो इसको आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना है। लेकिन सबसे अच्छा है उससे बच के रहना, आपको कोविड ना हो इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और उसके लिए आप जितना ज़्यादा अपने आप को फिज़िकली और मेंटली फिट रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा उससे बचने के लिए। और उसके बाद आपको जब भी टीका लगाने का मौका मिले आप अपने को वैक्सीनेट कराइए। और एक बार एक वैक्सीन लगने के बाद दूसरी वैक्सीन के बीच में अगर आपको कोविड हो जाता है तो भी आपको सेकेंड डोज टाइम पे लेनी है। जिन लोगों को कोविड हो चुका है पास्ट में, ये देखा गया, लोग कहते हैं अब हमको तो हो गया, अब हमको टीके की क्या ज़रूरत है। लेकिन स्टडीज़ में पाया गया कि वो लोग जिन्होंने उसके बाद भी वैक्सीन लगवाई उनकी प्रोटेक्शन ज़्यादा थी दैन जिनको सिर्फ बीमारी हुई थी। अभी तक ये पता नहीं है कि कोविड से प्रोटेक्शन कितने दिन रहता है, बीमारी से कितने दिन रहता है टीके से। और जब तक ये सब चीज़ें नहीं होती हैं इसका कोई कारगर इलाज नहीं पता चलता है। आज कोई इलाज काम कर रहा है, अगले दिन वो इलाज काम नहीं करता है और बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तो जब तक आप इसकी सीवियरिटी से और इस डिजीज़ से बचे रहेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अगर वो माता जिसको कोविड हो गया है और वो अपने बच्चे को दूध पिलाना है तो बस जिस वक्त वायरस शेड ऑफ होता है उस वक्त उसको बच्चे से दूर रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्रेस्ट फीडिंग को मना नहीं किया है। आप अच्छे से मास्क लगा के, अपना हाथ धो के, रिपीटेड सैनिटाइज़र यूज़ करके अपने बच्चे को होल्ड कर सकती हैं, उसको अच्छे से दूध पिला सकती हैं कवर करके। और जब भी कभी आप बाहर जाती हैं तो अपना बॉडी जितना ज़्यादा कवर रखेंगी उतना ज़्यादा आपके ऊपर किसी भी एरोसॉल इनोक्यूलेट से आपके ऊपर इस वायरस का अटैक होने के चांसेस कम होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो करके आप इस पैंडेमिक में अपनी प्रेगनेंसी को टर्म तक पहुंचा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं बिना इस वायरस के अटैक के और जितना कम से कम लोगों के संपर्क में आए बगैर। उम्मीद है कि मैंने जो कुछ भी बताया इससे आपकी कुछ क्वेरीज दूर हुई होंगी। अगर इसके बावजूद भी कोई बातें हैं जो मैं नहीं बता पाई हूँ तो प्लीज़ आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ। आज के लिए इतना ही। इस पैंडेमिक में प्लीज़ अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अपने घरों में रहिए। गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर। फिर से मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और टॉपिक के साथ।